नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार एक बार फिर से आप सबके बीच में मौजूद। जैसा कि मैंने कल बताया था मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसका स्थापना कैसे हुआ था और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में मैंने कल बताया था, चर्चा हो चुकी थी इसके बारे में। आज मैं लेकर के आया हूँ बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य कौन था? तो बिंदुसार मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी में। कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। कल मैं बता चुका हूँ, श्रवण बेलगोला। किस विधि के द्वारा हुई थी? सलेखना विधि। याद है ना? सलेखना विधि। तो बिंदुसार मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद आया। 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक ये साम्राज्य को संभाले रखा। कहीं कहीं 272 भी लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज ना करें। तो बिंदुसार के बारे में हम बात करें, बिंदुसार को हम कह सकते हैं महान पिता का पुत्र। महान पिता का पुत्र। महान पिता मतलब कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको बोल सकते हैं महान पुत्र का पिता। महान पुत्र का पिता। महान पुत्र का पिता मतलब कौन? महान पुत्र मतलब कौन? सम्राट अशोक। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक। तो बिंदुसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। बिंदुसार ने अपना राजगद्दी 298 बीसी में संभाला। तो बिंदुसार अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा पाया। इसने अपने जीवन या उपलब्धियों के बारे में कहीं चर्चा नहीं की और इसके बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है। बिंदुसार के जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि इतिहास के स्रोत का दो प्रमाण होता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब कि खुदाई से प्राप्त वस्तुएं से जो हमें पता चलती है उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत मतलब कोई ग्रंथ या पुस्तक में लिखित चीज़ को पढ़ करके या कोई अभिलेख को पढ़ करके हम बोल सकते हैं कि वो साहित्यिक स्रोत है। तो बिंदुसार के जीवन और उपलब्धियों के बारे में ना ही कोई पुरातात्विक स्रोत है और ना ही कोई साहित्यिक स्रोत है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं कोई महान, ये महान नहीं था, महान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका कुछ महान कार्य था जो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महान कार्य इसका ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको बचा करके रखना। साम्राज्य बचा करके रखना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साम्राज्य बचा करके रखना, और ये रखा था। साम्राज्य बढ़ाया नहीं था, साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, लेकिन साम्राज्य को बचा करके रखा था। बिंदुसार के बारे में अगर हम बात करें तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मकलीपुत्र गोसाल। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मकलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मकलीपुत्र गोसाल। और बिंदुसार किस धर्म को मानता था या किस संप्रदाय को मानता था? तो आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा से याद आया, आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था और साथ ही साथ दुर्धरा से भी विवाह किया था। तो दुर्धरा से जन्मे संतान का नाम है बिंदुसार। दुर्धरा से जन्मे संतान का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार को संस्कृत भाषा में अमित्रघात बोला जाता है। अमित्रघात बोला जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। शत्रुओं का संहार करने वाला। लेकिन पूरे इतिहास में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि इसने एक भी शत्रु का संहार किया हो, लेकिन फिर भी इसे कहा जाता है अमित्रघात। अमित्रघात को यूनानी भाषा में
अमित्रोचेट्स या अमित्रोकेडीज, अमित्रोकेडीज बोला जाता है, अमित्रोचेट्स या अमित्रोकेडीज बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि यूनानी लेखकों के द्वारा बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता था। और इसका मतलब क्या होता था? शत्रुओं का संहार करने वाला। अब बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को ये जैन धर्म या जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई थी, सिंहसेन बोला जाता था। और वायु पुराण में इन्हें मद्रसार बोला जाता था, मद्रसार बोला जाता था। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के समय एक तिब्बत के नहीं, इसके समय नहीं, बिंदुसार के बारे में तिब्बत के रहने वाले थे और ये बौद्धों के विद्वान माने जाते हैं। तिब्बत के रहने वाले बौद्धों के विद्वान, इनका नाम है तारानाथ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तारानाथ। तो तारानाथ के द्वारा कहा जाता है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीत लिया था, 16 राज्यों को जीत लिया था, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, बस इनका स्टेटमेंट है, तारानाथ का स्टेटमेंट है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीत लिया था, या बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। तारानाथ से याद आया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कंगियूर एवं तंगियूर ना, कंगियूर एवं तंगियूर, तारानाथ के द्वारा लिखित पुस्तक कंगियूर एवं तंगियूर। इसमें बौद्ध साम्राज्य, ये बौद्ध धर्म के बारे में इसमें है। और तारानाथ के द्वारा ये भी कहा गया था कि कुछ विद्रोह को बिंदुसार के द्वारा दबा दिया गया था। तो विद्रोह दबाने की अगर बात करें तो एक और राजा थे, उनका नाम था दिव्य विद्वान, एक राजा थे दिव्य विद्वान। उनके अनुसार, दिव्य विद्वान के अनुसार ये बोला गया था कि तक्षशिला, इसका प्रमाण नहीं है, प्रमाण बोल सकते हैं, किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है इसका। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था बिंदुसार के खिलाफ, जिसमें कि सबसे पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला इस वाले रीजन में है, पाकिस्तान वाले रीजन में, अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है तक्षशिला। उस समय भारत में था, अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है। सबसे पहले सुसीम को भेजा था और सुसीम के बाद फिर भेजा था अशोक को। सुसीम उस विद्रोह को शांत करने में नाकाम था और सम्राट अशोक को भेजा था। अशोक पुत्र था बिंदुसार का और सुसीम का भाई था, तो अशोक को भेजा था ये तक्षशिला। और अशोक द्वारा अपने बुद्धि एवं विवेक से इस युद्ध को, तक्षशिला विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध को शांत कर दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से, कोई नरसंहार नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से तक्षशिला विद्रोह को दबा दिया गया। इसी का प्रमाण है, और किसी विद्रोह का प्रमाण नहीं है बिंदुसार के काल में। तो बात करते हैं बिंदुसार के मित्रवत संबंध के बारे में, मैत्री संबंध, मित्रवत संबंध या मैत्री संबंध, फ्रेंडली रिलेशन, मैत्री संबंध। अगर हम बात करें मगध की, तो मगध इस वाले रीजन में था। अभी का जो बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, इस वाले रीजन को मगध बोलते थे, मेनली बिहार था। तो बिहार में पटना, पाटलिपुत्र राजधानी थी। और मगध की राजधानी, अगर बात करें मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। तो उस समय मगध की राजधानी तो गिरिव्रज थी, लेकिन मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य के राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र से यहाँ पे मिस्र में भी और सीरिया में भी
यूनान, सीरिया, यूनान या मिस्र में भी मित्रवत संबंध बनाया था ये बिंदुसार। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सीरिया के राजा के बारे में अगर हम बात करते हैं, एंटियोकस प्रथम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम से इसने मित्रवत संबंध बनाया और एंटियोकस प्रथम ने क्या नाम था उसका, डायमेकस, ये राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और ये उत्तराधिकारी था मेगास्थनीज का। ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, तो डायमेकस। उत्तराधिकारी मतलब मेगास्थनीज के बाद उसका जगह, उसका अधिकार किसको मिला, तो डायमेकस को मिला। डायमेकस किसका राजदूत था, एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। अब अगर हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो थे वो दोनों के समकालीन थे, दोनों के थे, मतलब बिंदुसार के भी समकालीन थे और अशोक के भी समकालीन थे, दोनों के समकालीन थे टॉलमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी एक राजदूत भेजा, उसका नाम है डायनोसियस नाम है। लेकिन ये इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये बिंदुसार के दरबार में भेजे थे कि अशोक के दरबार में भेजे थे, क्योंकि दोनों के समकालीन थे टॉलमी फिलाडेल्फस। बस इतिहास में इतना लिखा हुआ है कि टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य साम्राज्य में एक राजदूत भेजा, उसका नाम था डायनोसियस। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि बिंदुसार के दरबार में आए थे कि अशोक के दरबार में आए थे। दोस्तों, बिंदुसार के बारे में लगभग कंप्लीट हो ही चुका है और इसका कोई साम्राज्य विस्तार का कार्य नहीं है और ना ही इसकी कोई उपलब्धि है। इसके कुछ जो थे मैंने बता दिया। मैं अगले वीडियो में आता हूँ अशोक के साथ, सम्राट अशोक के साथ, महान अशोक। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है अशोक के शिलालेख, अशोक का धम्म, बहुत सारे रिलेटेड है इससे। तो धन्यवाद।